नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहां आपको मिलती है बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, समरीज और उनके स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। अब समय हो चुका है हमारे मॉर्निंग मैसेज का। वैसे मैं जानता हूँ आप सब बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, बट अपवाद कहाँ नहीं होते यार। तो बस ये बात भी खास तौर से उन अपवाद लोगों के लिए, भाई घरों में रहो प्लीज़। तुम खुद बहुत बड़े डेयरडेविल हो गए, लेकिन हो सकता है जो लोग तुमसे ताल्लुक़ रखते हैं वो इतने बड़े डेयरडेविल ना हो, तो कृपया घर में रहें, उनकी खुशी के लिए सुरक्षित रहें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलें और गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पालना करें। और आज हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इस बुक का अब तक का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो अब बिना देरी करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि एक टापू का है जिसका नाम है सोल्जर आइलैंड। उसे उसके पुराने मालिक से किसी नए बंदे मिस्टर ओवेंस ने खरीदा है और अब वो यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो बहुत गिने चुने लोगों को ही बुलाता है। आइलैंड पे आने के लिए 10 लोगों को न्योता भेजा जाता है, 8 एज अ गेस्ट और एक कपल मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स, जिनको वहाँ घर की काम के लिए और खाना वाना बनाने के लिए बुलाया जाता है, मतलब नौकर के तौर पे। कपल बाकी लोगों से 2 दिन पहले वहाँ आता है और उनके आने के 2 दिन बाद बाकी 8 लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जो अब तक एक दूसरे को नहीं जानते थे। आज से पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था। वो आपस में एक दूसरे से अनजान थे और उस आइलैंड से अनजान थे। आइलैंड पर पहुंच के उन्हें पता चलता है कि मिस्टर ओवन तो यहाँ पहुंचे ही नहीं है। वो रात को खाने की टेबल पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जैसे ही खाना खत्म होता है उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो उन पर हत्या जैसे संगीन आरोप लगाती है। आवाज़ को सुनकर वो सब एकदम स्तंभ रह जाते हैं। उन्हें ये एक मजाक लगता है और वो इस बात को आई गई कर देते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी एंथनी मार्स्टन मर जाता है। वो उसे सुसाइड मानकर बात को दबा देते हैं और सब अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। वह जब वो उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रात को मिसेस रॉजर्स की भी मौत हो चुकी है। अब उन्हें मामला गड़बड़ लगने लगता है और वो सभी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने अपने थॉट्स एक दूसरे के सामने रखने लगते हैं। अब जब तक यहाँ आइलैंड पर मौजूद 10 में से 2 लोगों की मौत हो चुकी होती है, दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर भी रखी 10 छोटी मूर्तियों में से 2 मूर्तियाँ गायब हो चुकी होती हैं। यहाँ पर इतना सब होता देख मिस्टर ब्लोर, लम्बॉर्ड और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आइलैंड की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। अब हमें देखना ये है कि क्या उन लोगों को आइलैंड पे कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ हो क्या रहा है, उन दोनों को किसने मारा, क्या इस आइलैंड पर उनके अलावा भी कोई है जो ये हत्याएं कर रहा है, क्या ये हत्याएं रुकेंगी, क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, उनकी मदद के लिए कोई आएगा, क्या वो यहाँ से ज़िंदा बच के निकल पाएंगे, ये सब यहीं मर जाएंगे क्या। अपने इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अब हम मूव करते हैं चैप्टर 8 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। फ्लोर, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और लम्बॉर्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर वो सारी बातें उन मूर्तियों के बारे में मिस्टर ब्लोर को बताता है जो थोड़ी देर पहले रॉजर्स ने उससे बताई थी। मिस्टर ब्लोर को ये सब बात सुनकर बहुत अजीब सा तो लगता है, लेकिन वो इसको नकार नहीं सकते थे क्योंकि ये पूरी तरह से सच था। मिस्टर ब्लोर उनसे कहते हैं, जैसा हमने देखा रात को किस तरह से एंथनी मरा और अब सुबह मिसेस रॉजर्स, जो मुझे लगता है कि ज़रूर से उसके पति ने ही उसको मारा होगा। वो हो सकता है कि ये मिस्टर ओवेंस का ही प्लान हो कि रात को एक बंदा सुसाइड करे, रात बाद में उसके बाद उसका पति उसकी बीवी को मार दे। तो हो सकता है जाने अनजाने में ना चाहते हुए हम अभी तक मिस्टर ओवेंस के प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे हो और अब वो ये चाहता हो कि हमें इनसे अलग करके तीनों को टापू पे भेज दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लम्बर्ड कहता है, नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। मैं भी एंथनी के बारे में सोच रहा था रात को। मुझे लगता नहीं था कि वो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सुसाइड जैसा काम करे। और रही बात रॉजर्स की, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, उससे ज़्यादा बात नहीं हुई है मेरी अभी तक। वैसे एंथनी का ग्लास मैंने देखा था जब वो ड्रिंक कर रहा था। बाकी ड्रिंक तो नॉर्मल ही ली थी, लेकिन लास्ट वाली ड्रिंक लेने से पहले उसका ग्लास खिड़की के पास काफ़ी देर तक रखा रहा था। उस आवाज़ से जाहिर सी बात है हम सब डिस्टर्ब हो चुके थे और हमारा ध्यान हो सकता है उस ग्लास पे नहीं गया हो जब उसने किसी ने उसके ग्लास में कुछ मिला दिया हो। लोर कहता है, कितना अच्छा होता अगर हमारे पास गन होती तो। लॉम्बार्ड अपनी जेब थपथपाते हुए कहता है, अरे हाँ है ना, मेरे पास है, ये देखो ये रही। सबकी आंखें चौड़ी हो गई ऐसी बात सुन के। लोर कहता है, ये तो एक सोशल गैदरिंग थी ना, एक पार्टी, तुम यहाँ हथियार क्यों लेके आए हो। जाहिर सी बात है सेफ्टी के लिए, लॉम्बार्ड कहता है। लेकिन उसकी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था सभी के लिए। अब सब लोग बात को यहीं ख़त्म करके आइलैंड की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वो उम्मीद में थे कि उन्हें कुछ तो मिलेगा, फिर चाहे वो कोई क्लू हो या उनका कल्प्रिट ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आइलैंड पर कोई छुपने की जगह नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। एक तरफ थोड़े से पेड़ थे, एक तरफ वो घर, एक तरफ कुछ चट्टानें और एक बड़ा प्यारा सा किनारा जहाँ इस वक्त जनरल मैकार्थर बैठे थे। वो अपनी सुध-बुध खो चुके थे। उन्हें पता भी नहीं चला
इन तीनों की ये सर्च पार्टी उनके पास कब आ गई? तो बस नज़र गड़ाए दूर समुंदर में उसकी ऊपरी सतह को छूते सूरज को देख रहे थे। ब्लोर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आपने अपने बैठने के लिए बड़ी शानदार जगह खोजी है सर। जनरल उनकी बात को अनसुना करके खुद अपना ही एक अलग राग अलापते हुए कहने लगते हैं, समय कम है, बहुत ही कम समय बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता, अंत नज़दीक है, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति दे दो, और मत सताओ। जब ब्लोर उन्हें थोड़ा शांत करते हुए कहते हैं, नहीं सर, हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है, हम तो बस इस आइलैंड का एक चक्कर लगाने के लिए निकले हैं। जनरल फिर से उनकी बात को अनसुना कर उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना। उन सभी लोगों को उनका ये बर्ताव कुछ पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चले जाने में ही भलाई समझते हैं। अब आइलैंड पर उनकी खोज पूरी हो चुकी होती है, लेकिन उन्हें फिर भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो तीनों आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर जाकर मछुआरों की नाव देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगती है। दूर दूर तक कोई नाव तो नहीं थी, लेकिन उन्हें तूफान आता दिख रहा था। अब ब्लोर बोलता है कि हमें सिग्नल भेजना चाहिए हेल्प के लिए, हम बॉनफायर जलाएं। लॉम्बोर्ड कहता है, मिस्टर ओवेंस का प्लान बड़ा ही शानदार है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी है या उन्होंने कोई लूप होल छोड़ा होगा। उन्होंने सब तरह से इसे बहुत अच्छे से कवर अप करके रखा है। वो ज़रूर से स्टिकली हेवन के लोगों को भी इस बात के बारे में बता के आए होंगे कि यहाँ पार्टी चल रही है और बॉनफायर भी होगा, इसलिए वो किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दे और इस टापू के आसपास आके हमें डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी। खैर, जब तक मिस्टर ओवेंस का काम नहीं हो जाता तब तक। ब्लोर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ऐसा हो सकता है। अगर हमारे पास अभी एक नाव होती तो हम इस आइलैंड का चक्कर लगा के देख सकते थे कि हलचल कहाँ है, गड़बड़ कहाँ हो रही है आखिर। मेरे ख्याल से अब हमें इस चोटी के दूसरी तरफ देखना चाहिए, क्या पता वहाँ कोई गुफा हो जिसमें कोई छुपा हो, लेकिन उस खड़ी चढ़ाई पर जाया कैसे जाए। लॉम्बोर्ड कहता है, अगर बोट होती तो हम आइलैंड का चक्कर लगाते ही क्यों, हम सीधे सीधे सिकले हेवन नहीं चले जाते। और मुझे भी लगता है कि शायद हो सकता है मिस्टर ब्लोर सही कह रहे हो, अगर तुम सही में कोई रस्सी का इंतज़ाम कर दो मेरे लिए, तो मैं नीचे जाके देखूंगा कि क्या उस तरफ कोई गुफा है। मिस्टर ब्लोर बोलते हैं, मैं घर में जाके चेक करता हूँ, अगर कहीं कुछ मिलता है तो तुम लोग यहीं मेरा वेट करो। इतना कहकर मिस्टर ब्लोर वापस घर की तरफ रवाना होते हैं और बाकी दोनों वहाँ खड़े होकर जनरल मैकार्थर के बारे में बातें करने लगते हैं। वो आए तो कितने सही थे ना, लेकिन अब वो कैसी अजीब सी भेगी भेगी सी बातें करने लगे हैं, क्या हो गया है उन्हें। मैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझता था, लेकिन वो तो टूट गए ऐसा लगता है उन्हें देख के। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमिली ब्रेंट जो एक हवादार कोने में बैठी है मकान के और अपने ऊन के गोलों से कुछ बुन रही है। वेरा उन्हें देख रही थी, कुछ नज़रें चुरा कर। एक बार को तो वो शांत और कोमल नज़र आती हैं और दूसरे ही पल वो एक कातिल और डरावनी बुढ़िया नज़र आती है वेरा को। टेरेस पर वॉरग्रेव अपने सिर को अपने कंधे के बीच में धंसाए बैठे हुए थे, बिल्कुल कछुए की तरह, वही उनका पुराना अंदाज। सोचती है कि ज़रूर से इसी आदमी ने मारा होगा उस एडवर्ड सैटन को। वो सफ़ेद चेहरा, नीली आंखें, भूरे बाल, कैसे मार सकता है ये किसी को। कितना खुश हो रहा होगा ना ये उसके मरने का आदेश दे के, मार दो इसे, फांसी दे दो, ये सब के सब कातिल हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इतना सोच के वेरा बाहर बीच पर टहलने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो मिलती है जनरल मैकार्थर से। जनरल मैकार्थर उसे देख के कहते हैं, ओह तुम आ गई, आओ बैठो मेरे पास, ये बिल्कुल एक परफेक्ट जगह है इंतज़ार करने के लिए, हमारे अंत का। हम सब वही तो कर रहे हैं यहाँ, बस इंतज़ार। मेरा थोड़ी झुंझलाहट से कहती है, क्या कह रहे हैं आप। जनरल कहता है, तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा क्या, हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यहीं मरने वाले हैं। और तुम्हारे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है बेरा कि अब तुम्हें इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिलने वाला है। तुम्हें अपने पापों का बोझ लेके और नहीं चलना होगा, तुम्हारा सफ़र यहीं तक था, तुम्हें थमना होगा। मेरा ऐसी बातों का जवाब भला देती भी तो क्या। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जनरल पीछे से बोलता है, मैं बहुत प्यार करता था लेस्ली से, मेरी प्यारी बीवी, मैंने उसी के लिए ये सब करा था। मैंने जानबूझकर रिचमंड को मरने के लिए भेजा था। जो भी उस आवाज़ ने कहा वो सब सच है। और जब हम मरने वाले हैं तो मुझे मेरा गुनाह कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये सब लेस्ली के लिए किया, हमारे घर के लिए किया, हमारे रिश्ते को बचाए रखने के लिए किया। लेकिन जिसके लिए मैंने ये सब किया वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई, वो मर गई, और अब हम सब भी मरने ही वाले हैं। मामला वेरा के पहुंच से बाहर हो रहा था। वो वहाँ से उठ खड़ी होती है और घर की तरफ वापस जाने लगती। आगे हमें दिखाया जाता है, ब्लोर रस्सी लेके वापस आता है और वहाँ सिर्फ डॉक्टर ही होता है। वो पूछता है, लम्बोर्ड कहाँ है। डॉक्टर बड़े नॉर्मल वे में कहता है कि यहीं कहीं गया है, वो आता ही होगा अभी। लेकिन मैं तो जनरल के बारे में सोच रहा था, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा जनरल के बारे में। उस आदमी ने जंग तक देखी है, कितनी मौतें देख चुका होगा वो अब तक,
और यहाँ वो बस 2 लाशें देखकर ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ये कैसे हो सकता है? तुमने देखा नहीं? अभी जब हम आते वक्त उनसे मिले तब भी वो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे थे। माना मैं हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी यार उसे देख के इतना तो पता चल ही रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो हुआ है उसके साथ। और कहता है हाँ हो सकता है, तुम सही हो। लो वो देखो, लॉम्बार्ड आ गया। उसके बाद ब्लोर और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग रस्सी से लॉम्बार्ड को बांधकर उसे चोटी के दूसरी तरफ उतारने लगते हैं। लॉम्बार्ड नीचे चला जाता है और ऊपर डॉक्टर और ब्लोर आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्लोर कहता है कैसे फुर्ती से चढ़ रहा है ये, मुझे तो लगता है इसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो परतों में बंद हैं। एक परत हटाओ तो दूसरी निकलती है, उसके बाद अगली, उसे हटाओ तो फिर अगली। मुझे तो इस लंबड़ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। तो बड़े कैजुअल में कहता है हो सकता है इसकी लाइफ बड़ी एडवेंचरस रही हो और इसने माउंटेन क्लाइंबिंग पहले कभी सीखी हो। मैं शक करने जैसी बात क्या है? और कहता है अच्छा, तुम भी ऐसी पार्टीज में रिवॉल्वर लेके जाते हो डॉक्टर? तुम्हारे लिए भी ये काम बातें हैं ना? डॉक्टर कहता है अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। उसको आदत लग गई होगी शायद, वो भी तो कैप्टन रहा है ज़िंदगी भर। गन, स्लीपिंग बैग, गन पाउडर ऐसी चीज़ें कैरी करते करते हो सकता है उसका मन बन गया हो गन लेके आने का। सेफ्टी पर्पस भी तो बताया था उसने, हो सकता है उसको किसी चीज़ से खतरा हो। लॉम्बार्ड कहता है खतरा? भाड़ में जाए खतरा, मुझे लगता है वो हमें मारने के लिए बंदूक हमारे साथ लाया है। तुम कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हो ये सब डॉक्टर। ये मत भूलो यहाँ पहले ही 2 मौतें हो चुकी हैं और जिसने हमें यहाँ बुलाया है मिस्टर रॉजर्स, उस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। नाव वाला फ्रेड जो रोज़ यहाँ आता है वो आया ही नहीं है। तुम्हें थोड़ी भी फिक्र नहीं हो रही इस सिचुएशन की? तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है यहाँ क्या हो सकता है और क्या हो रहा है? अब लॉम्बार्ड ऊपर आ चुका था। वो कहता है मुझे नीचे कुछ नहीं मिला। जो भी है या तो वो हमें घर पे मिलेगा या कहीं नहीं मिलने वाला, कोई नहीं है शायद। या तो घर पे मिल सकता है, वो देखें। फिर वो लोग घर की तलाशी लेते हैं और पास में ही बनी कुछ छोटी इमारतों की भी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो घर के ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरा घर नापते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। पूरा घर बिल्कुल नॉर्मल था। उन्हें वहाँ ना तो कोई सीक्रेट कमरा मिलता है ना कोई सीक्रेट रास्ता। अब वो सब बेचारे थक हार के बेबस से छत पर चले जाते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं हो सकता है वो किसी वाटर टैंक के अंदर हो या फिर वैसी ही किसी चीज़ के अंदर। और तो और फिर हमने अभी नौकरों के कमरों की भी तो तलाशी नहीं ली, हो सकता है वो नौकरों वाले कमरे में मिल जाए। अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ब्लोर का हाथ पकड़ के कहते हैं रुको, चुप, सुनो। वो आवाज़ शायद कमरे से आ रही है जहाँ मिसेस रॉजर्स की डेड बॉडी रखी है। वर्ड कहता है वाह क्या आइडिया है, छुपने की एकदम परफेक्ट जगह चुनी है इसने, जहाँ किसी को शक ना हो। चलो चल के देखते हैं आखिर कौन है वो। सभी लोग चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऊपर पहुंचकर एकदम से ब्लोर बोलता है अभी। तीनों एक साथ कमरे में घुसते हैं अचानक से और डॉक्टर विलम्बॉर्ड पीछे से तुरंत दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कमरे में उन्हें दिखता है रॉजर्स, जिसके हाथ में कपड़े थे ढेर सारे। ब्लोर अपने आप को शांत करते हुए कहता है ओह रॉजर्स तुम हो, हमें लगा कोई और है। दरअसल हमें कुछ आवाज़ आई थी इसलिए हम इसलिए चेक करने चले आए। रॉजर्स कहता है आई एम सो सॉरी सर, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ इस छोटे कमरे में? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर का जवाब सुन के रॉजर्स नीचे अपना बाकी सामान लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बेड पे लेटी मिसेस रॉजर्स के फेस से सफ़ेद बेडशीट उठा के देखते हैं जो उन्होंने उसको लाश को ढकने के लिए लगा रखी थी। अब उनके चेहरे पर उन्हें कोई भाव नहीं दिखता, ना कोई चिंता, ना डर, ना शिकन, ना परेशानी। एक अजीब सा खालीपन था मिसेस रॉजर्स के चेहरे पर। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं काश काश इस वक्त मेरे पास मेरे इक्विपमेंट्स होते तो मैं पता लगा लेता कि इसकी मौत कैसे हुई है, इस कारण से मरी हैं ये। फ्लोर कहता है मुझे अच्छे से ध्यान है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये रॉजर्स गार्डन में था, तो इतनी जल्दी बिना किसी को भनक लगे ऊपर कैसे पहुंच गया? लॉम्बार्ड उसके जवाब देते हुए कहता है उसने कोई आवाज़ नहीं करी, तभी तो हमें लगा ना कि यहाँ कोई और आया है, इसलिए तो हम यहाँ चेक करने आए थे। इसके बाद टापू पर एक सर्च ऑपरेशन फिर से लागू करने के लिए मन बना लेते हैं, लेकिन इस बार भी उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। उन्हें बड़े भारी मन से मानना पड़ता है कि उस आइलैंड पर उन 8 के अलावा अब कोई नहीं है। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है, बिना हमें ये बताए कि आखिर जनरल को क्या हो गया, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। लम्बर्ड अचानक से कहाँ चला गया? लम्बर्ड अपने साथ रिवॉल्वर क्यों लाया है? नाम वाला फ्रेड वहाँ आएगा? क्या कोई भी उनकी मदद के लिए वहाँ आएगा? रॉजर्स चुपचाप इतने लोगों की नज़रों से बचता हुआ ऊपर कमरे तक कैसे पहुँच गया? हमारे ऐसे ही ढेरों सवालों का जवाब हमें मिलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में।
इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर मैं अपलोड करूँगा 3 जून थर्सडे को। अगर आपको मुझे कोई बुक सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।